आपको बता दूं कि आज का जो टॉपिक है वो है बालासोर उड़ीसा में शेख मकंदर मोहम्मद की बर्बर हत्या को लेकर गौ तस्करी के शक से मॉब लिंचिंग तक सवाल सच्चाई और सिस्टम की जवाबदेही। तो आज हम इस पर बात करने वाले हैं और आज का टॉपिक ये है। ऐसे में इस टॉपिक को मैं पूरी ब्रीफली एक्सप्लेन करने वाली हूँ, पूरी ब्रीफली इसके बारे में बताने वाली हूँ, तो आप सभी ध्यान से सुने और एंड तक बने रहें। साथ ही साथ अपने ओपिनियंस लाइव के दौरान शेयर करते रहें। तो आप सभी को बता दूं कि आज हम एक ऐसे मामले पर बात करने जा रहे हैं जिसने केवल ओडिशा ही नहीं बल्कि पूरे देश की आत्मा को लगभग झकझोर कर रख दिया है। एक ऐसा मामला जहां सिर्फ शक ने एक इंसान की जान ले ली है। एक ऐसा मामला जहां कानून की जगह भीड़ ने फैसला सुना दिया है। ऐसे में आपको बता दूं कि हम बात कर रहे हैं बालासोर उड़ीसा की, जहां 35 वर्षीय शेख मकंदर मोहम्मद, जो कि पेशे से एक पिकअप वैन के हेल्पर थे, उसे गौ तस्करी के संदेह से भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला है। ये किस तरह का न्याय है और क्या हो रहा है? आखिरकार आप भी इसे सुनकर कहीं ना कहीं बहुत हैरान हो जाएंगे। आपको बता दूं कि आज इस लाइव में हम जानेंगे कि घटना का पूरा घटनाक्रम क्या रहा है। पूरी टाइमलाइन मैं आपके सामने रखने वाली हूँ। किस तरह का अफ़वाह और हिंसा में बदल गया? धार्मिक नारे और भीड़ की मानसिकता क्या थी उस वक़्त? पुलिस प्रशासन और कानून की भूमिका क्या रही है? भारत में इससे पहले हुए ऐसे मामले, सारी चीज़ों की डिटेल आपके सामने मैं रखने वाली हूँ। साथ ही साथ सबसे अहम सवाल भी होगा, क्या भारत में अब शक की बेबुनियाद पर सजा सुनाई जाएगी? ऐसे में कहीं न कहीं मॉब लिंचिंग का शिकार हो गया वो शख्स। इस पर आज हम पूरी बातें करने वाले हैं। इस पर आप अपने-अपने जो विचार हैं, अपने-अपने ओपिनियंस हैं, वो भी शेयर कर सकते हैं लाइव के दौरान। बिल्कुल, यू आर फ्री टू शेयर योर ओपिनियन। आपको बता दूं कि तारीख है 14 जनवरी 2026 की, स्थान है बालासोर जिला उड़ीसा सॉरी, इलाका है साहदा गांव के पास का क्षेत्र। शाम का वक्त था। एक पिकअप वैन जो है वो सड़क से गुजर रही थी। वैन में आपको बता दूं कि लगभग ड्राइवर था और उसके साथ एक हेल्पर था, शेख मकंदर मोहम्मद, जो कि हेल्पर था। अचानक से कुछ स्थानीय लोगों ने वाहन को रोक दिया और आरोप लगाया कि इस वैन में गायों की तस्करी हो रही है। बिना पुलिस को बुलाए हुए, बिना किसी आधिकारिक जांच के, वहां पर जितनी भी भीड़ थी उन्होंने खुद ही गाड़ी की तलाशी लेनी शुरू कर दी। यहीं से कहानी जो है, आपको बता दूं कि खूनी मोड़ ले लिया है कहानी ने। ऐसे में वहां पर बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए हुए, बिना प्रशासन के, जो वहां पे मॉब थी यानी कि जो भीड़ थी, भीड़ ने पूरी तरीके से वहां पर देखा जाए तो तलाशी शुरू कर दी। लोगों के बीच बहुत ही माहौल जो है गंदा हो चुका था। ऐसे में आपको बता दूं कि जब शक बना हथियार, तो आखिरकार क्या आया कहानी में मोड़। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई, वैसे वैसे आवाजें जो हैं वो तेज होती गई। गालियां, आरोप, धक्का मुक्की, फिर अचानक से लाठियां निकली, लोहे की पाइपें निकली और हथियार निकले। आपको बता दूं कि यहाँ जो भीड़ थी, उन्होंने शक के बुनियाद पर उस आदमी को, बिल्कुल आपको बता दूं कि मौत के घाट उतारने जैसे हालत बना दिए थे। उन्होंने गालियां देनी शुरू कर दी, धक्का मुक्की, आरोप और कहीं बहुत ही बुरी हालत कर दी थी उस सिचुएशन पे। भीड़ ने शेख मकंदर मोहम्मद को सड़क पर गिरा दिया। चश्मदीदों के मुताबिक वह रहम की भीख मांग रहा था। वहां जो बाकी लोग मौजूद थे उन्होंने इसकी बयान दिए, उन्होंने बताया है कि वह भीख मांग रहा था रहम की। लेकिन वहां पर आपको बता दूं कि वो बार-बार कह रहा था कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैंने कुछ नहीं किया है। वहाँ किसी ने भी नहीं सुनी और कोई भी नहीं रुका। उसकी बातों को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था और ना ही कोई रुकने को तैयार था। धार्मिक नारे और हिंसा की बात करूँ तो इस हमले को और भी ज़्यादा भयावह बनाता हुआ दिख रहा है, एक बेहद ही संवेदनशील पहलू। चश्मदीदों और वायरल वीडियो के अनुसार पीड़ित को धार्मिक नारे लगवाने पर मजबूर किया गया। जय श्री राम लगवाने के लिए और जय श्री राम के नारे लगवाने के लिए उस पीड़ित को मजबूर करते हुए नजर आए वो सारे भीड़ में जितने भी इकट्ठा थे लोग। गालियां देने लगे, उस पर नारे लगाने लगे, इनफैक्ट आरोप करने लगाने लगे, धक्का मुक्की देने लगे। यहाँ पर आपको बता दूं कि अब यह नारा कई मामलों में अब आस्था नहीं बल्कि हथियार बनता हुआ नजर आ रहा है।
यहाँ सवाल यह नहीं है कि नारा क्या है, सवाल यह है कि क्या किसी इंसान की जान लेने से पहले उससे नारे लगवाना किसी तरह का इंसानियत है? इस पर एक बहुत बड़ा सवाल है। आप अपने विचार इस पर ज़रूर रखें कि क्या किसी इंसान की जान लेने से पहले उससे नारे लगवाना कैसी इंसानियत है? आप अपने विचार हमारे कमेंट सेक्शन में लिखें कि इस पर आपके क्या विचार हैं, क्या ओपिनियन है? हिंसा की भयावहता की बात करूं तो आपको बता दूं कि हमला इतना क्रूर था कि सिर बुरी तरह से फट चुका था। शरीर पर कई जगह से घाव हो गए थे और काफी गहरे घाव थे। खून सड़क पर बुरी तरीके से फैल चुका था। पीड़ित जो है वो बेहोश हो चुका था। ऐसे में जब पुलिस मौके पर पहुंची तब बहुत देर हो चुकी थी। शेख मकंदर मोहम्मद को बालासोर सदर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। और ये मौत नहीं, एक्चुअली कहा जाए तो मर्मम हत्या थी, जो कि एक गुट ने मिलकर, एक भीड़ ने मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया है। पीड़ित आखिरकार कौन था? तो आपको बता दूं कि अब जरा जान लेते हैं कि आखिरकार मारा गया इंसान आखिरकार कौन था। तो नाम उसका शेख मकंदर मोहम्मद था। उम्र 35 वर्ष। पेशा मजदूर और पिकअप वैन का हेल्पर था। परिवार का कहना है कि वह गरीब मजदूर था। उसे तस्करी से कोई लेना देना नहीं था उसका। वह सिर्फ रोजी रोटी के लिए काम करता था। और सवाल ये है कि अगर कोई अपराध हुआ भी हो तो क्या सजा देने का हक भीड़ का है? क्या इस तरीके से जिस उसे सजा दी गई, क्या एक भीड़ ये डिसाइड करेगी कि क्या वह तस्करी कर रहा था, क्या वो या फिर क्या हरकतें कर रहा था? आखिरकार उसने कैसे उस इंसान को मौत के घाट उतार दी? उस भीड़ ने ऐसी ऐसे अंजाम कैसे दिया? पीड़ित के भाई, आपको बता दूं कि सिकंदर जितेंद्र मोहम्मद ने पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। और शिकायत के मुख्य बिंदु क्या रहे हैं? साहदा गांव के पास वैन को जबरन रोका गया। ड्राइवर और हेल्पर पर लगातार हमला किया गया। इनफैक्ट लोहे की पाइप और घातक हथियारों से इस्तेमाल करते हुए उसे मारा गया। गंभीर चोटों के कारण अस्पताल पहुंचने के बाद ही जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी मौत हो गई। परिवार ने साफ कहा है कि यह सड़क हादसा नहीं बल्कि मॉब लिंचिंग है। पूरी तरीके से आपको बता दूं कि ये घटना साफ दर्शा रही है कि किसी भी तरह की सड़क घटना नहीं, ना कोई हादसा थी, बल्कि मॉब लिंचिंग के शिकार हो गए थे शेख मकंदर मोहम्मद। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 103(2) के तहत मामला जो है वो दर्ज कर दिया है। यह धारा मॉब लिंचिंग से संबंधित है और इसमें सख्त सजा का प्रावधान है। दोष सिद्ध होने पर आपको बता दूं कि आजीवन कारावास तक संभव है। साथ ही साथ यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार क्या सिर्फ धारा लगाना ही काफ़ी है? या दोषियों को भी उतनी ही सज़ा मिलनी चाहिए जैसे कि उस शेख मोहम्मद की कर दी गई है? जिस तरीके से उसे मौत के घाट उतार दिया गया है, क्या उन आरोपियों को सज़ा मिलनी चाहिए या सिर्फ़ एक धारा लगाकर छोड़ देना चाहिए? आप अपने विचार ज़रूर लिखते रहें इस पर। अब बात करते हैं सिस्टम की। आखिरकार 10 से 15 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन 3 लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि फिलहाल की गई है। वीडियो वायरल होने से थोड़ा दबाव जो है वो बढ़ गया है। लगातार उस इंसिडेंट का वीडियो जो है काफ़ी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। इसकी वजह से सिस्टम पर दबाव बना और उसके बाद उन आरोपियों को पकड़ा गया है। जाँच के आदेश उसके बाद दिए गए हैं। लेकिन आखिरकार यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि वहाँ जिस जगह से वो वैन गुजर रही थी, वहां पर आखिरकार भीड़ इकट्ठा कैसे हुई? पुलिस पहले क्यों नहीं पहुंची? आखिरकार जब भीड़ इकट्ठा हो सकती थी पहले से, तो पहले से पुलिस क्यों नहीं पहुंच सकती थी? इलाके में पहले से आखिरकार तनाव क्यों था? वहां पर ऐसा माहौल क्यों था? और क्यों उसने उस वैन के हेल्पर को रोककर बेरहमी से मारपीट की बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी सबूत के? ये सवाल अभी भी आपको बता दूं कि लगातार अनुत्तरित है। इस पर आप अपने-अपने विचार भी देते रहें, आप अपने-अपने सुझाव भी देते रहें कि क्या होना चाहिए था और क्या हुआ। आप ज़रूर लिखते रहें कमेंट सेक्शन में। सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव की बात करूँ तो इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर लगातार बहुत ज़बरदस्त तरीके का गुस्सा फूट पड़ा है। डर और अविश्वास का माहौल देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि धार्मिक ध्रुवीकरण जो है वो काफ़ी तेज़ हो गई है। राजनीतिक बयानबाजी है जबरदस्त तरीके से शुरू हो चुकी है। कुछ संगठन इसे गौ रक्षा बता रहे हैं।
तो कुछ इसे साफ तौर पर देखा जाए तो सीधा मुस्लिम विरोधी हिंसा कह रहे हैं। तो अब यहाँ पर सच क्या है? यह है, आपको बता दूं कि सच यह है कि कानून के बाहर की गई हर हिंसा अपराध है। ऐसे में वहां पर ना सिस्टम मौजूद था, ना कानून और ना ही कोई पुलिस अधिकारी, और उनके एब्सेंस में ये हत्या की गई है। उसे मार मार कर, आपको बता दूं कि मौत के घाट उतारा गया है। तो कहीं ना कहीं ये हत्या ही है, और कानून के एब्सेंस में जो इस तरह के अपराध हो रहे हैं वो बहुत बड़ा जघन्य अपराध कहा जा सकता है, हिंसा कहा जा सकता है। इसी के साथ आपको बता दूं कि एनसीआरबी ने अलग से आंकड़े इस पर नहीं रखते हैं, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार 2010 से 2026 तक लगभग 5 से 10 बड़े मामले जो हैं लगातार सामने आए हैं, जहां नारे और हिंसा के साथ साथ जो दिखे हैं वो है तबरेज अंसारी। इसमें जो आपको बता दूं कि अगर हम पिछले कुछ मामलों की बात करें तो उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। आप लोग को वो भी बता दूं कि पिछली भी कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो बहुत ही ज्यादा आपराधिक हुई है और हिंसा हुआ है। तर तबरेज अंसारी, जो कि 2019 झारखंड की बात है, चोरी के शक में पिटाई की जाती है, नारे लगवाए गए और पुलिस बचा लाई, लेकिन आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। वहीं अखलाक, जो कि दादरी से हैं, 2015 की बात आपको बता दूं कि गौ मांस के शक में उसकी हत्या कर दी गई, और देश भर में इस बात पर भी बहुत ही ज्यादा आक्रोश था। वहीं शेख मकंदर मोहम्मद, लगभग अगर 2026 की बात करें तो एक बार ये तीसरी बार इस तरह का अपराध जो है दोहराया गया है, जो कि ओडिशा में हुआ है। गौ तस्करी का शक किया गया उस पर, भीड़ ने फैसला कर दिया, ऑन स्पॉट उसे मार दिया गया, मारपीट की गई उसके साथ, अस्पताल जब तक उसे पहुंचाया गया तब तक उसकी मौत हो जाती है। तो क्या भारत में अब भी शक ही अपराध बन गया है? क्या इस शक का कोई इलाज नहीं है? क्या कहना है आपका इस पर? जिस तरीके से शक के बुनियाद पर उस मासूम की हत्या कर दी जाती है, ये कितना हद तक सही है और कितना गलत है? आप अपने विचार ज़रूर लिखते रहें हमारे लाइव के दौरान। इनफैक्ट आपको बता दूं कि अगर मानवाधिकार और लोकतंत्र की बात करें तो ह्यूमन राइट्स वॉच पहले ही चेतावनी दे चुका है। गौ रक्षा के नाम पर हिंसा भारत में कानून के शासन को और भी ज्यादा कमजोर कर रही है। लगातार आपको मैंने बताया कि किस तरीके से 2019 में भी ये घटना हो चुकी है, 2015 में भी पहले ये घटना हो चुकी है, और अब 2026 में तीसरी बार इस तरह की घटना सामने आ रही है। अब आपको बता दूं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इस केस पर नजर बनाए हुए है, लेकिन आपको बता दूं कि कितनी रिपोर्ट्स और कितनी मौतें चाहिए ताकि सिस्टम जागे? आखिरकार ऑलरेडी कई ऐसे घटना हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी सिस्टम जाग नहीं रहा है और इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा। देखा जाए तो वहां पर भीड़ पहले से पहुंची हुई थी। भीड़ जब पहले से पहुंच सकती थी तो आखिरकार वहां पर पुलिस पहले से क्यों नहीं पहुंच सकती थी? पहले से ही उस इलाके में तनाव का माहौल था, तो आखिरकार पुलिस ने उस इलाके में जाकर पहले से शांति या फिर जो भी वहाँ पे कमी थी या फिर जो भी तनाव का की वजह थी, उसे क्यों नहीं ठीक कर रही थी? उस वक़्त क्यों पहुँचती है पुलिस जब अ, उस शख्स को मौत के घाट उतार दिया जाता है? अब आपको बता दूँ कि कुछ अंतिम सवाल हैं आप सबसे, और आप अपने-अपने विचार रखते रहें। तो क्या किसी इंसान की जान से बड़ा कोई शक है? क्या शक एक बहुत बड़ा अपराध बनता जा रहा है? ये सवाल हैं जिसके आप सभी कुछ अपने-अपने सुझाव, आप हमारे ओपिनियंस जो हैं लाइव में देते रहें। क्या धर्म कानून से ऊपर है? क्या भीड़ अब अदालत बन चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कल आप पर हुआ तो आपको आखिरकार कौन बचाएगा? क्योंकि जिस तरीके से इस शख्स के साथ ऐसी घटना हुई है, कल आप और हम जैसे कोई भी लोग हो सकते हैं। अगर हम जैसे लोगों पर इस तरह की घटना होती है, कोई शक करके मॉब लिंचिंग के हम शिकार हो जाएँगे, तो आखिरकार इस पर हम क्या करेंगे? इस पर क्या एक्शन ले सकते हैं? तो आपको बता दूं दोस्तों कि यह मामला सिर्फ और सिर्फ शेख मकंदर मोहम्मद का बिल्कुल भी नहीं है। यह मामला हम सबका है। इनफैक्ट हम सबको जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब भीड़ कानून बन जाती है तो अगली, आपको बता दूं कि अगली बारी किसी की भी हो सकती है, क्योंकि भीड़ का कोई भी कानून नहीं होता। देखा जाए तो भीड़ मॉब लिंचिंग में एक ने सुना और 4 लोग उसको सुनकर उस पर दौड़ पड़ते हैं। ना तो वो उस वक़्त जस्टिफ़ाई करते हैं कि ये सही है, ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, बल्कि भीड़ जो है वो बिल्कुल भी
अ, भयानक रूप ले सकती है और जैसे कि आपने देखा इस केस में भी बिल्कुल वही हुआ। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत कानून से चले, तो इसमें लाठी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कहीं न कहीं इस मुद्दे पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, जो हम और आप जैसे लोग कर सकते हैं। तो आप सभी को बता दूँ कि अगर आपको ये लाइव जो आपको मैंने आज घटना शेयर की है, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूज़फुल लग रहा है और आपको लग रहा है कि हमें जागरूक होने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की ज़रूरत है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस लाइव को शेयर करें, ताकि वो भी इस लाइव में जुड़कर अपने ओपिनियंस, अपने विचार शेयर कर सकें। इसी के साथ आपको बता दूँ कि ऐसे गंभीर मुद्दों के लिए और इसी तरह के टॉपिक्स के लिए जो मैं हर बार आपके लिए लेकर आती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप सभी हर दिन एक नए मुद्दे के साथ अपडेट हो सकें और हर दिन जागरूक हो सकें। आपको बता दूं कि अगर कल आपके साथ होता है तो इस पर ज़रूर आवाज़ उठाएं, ना कि चुप रहें। इस पर चुप रहें बिल्कुल भी सही नहीं होगा। आप उस पर आवाज़ उठाएं, एक्शन लें। पहले आप पे शक कैसे किया जा रहा है, इसके उसी वक्त आप तुरंत अपना प्रूफ दे सकते हैं। सो यू हैव मेनी थिंग्स टू डू, बिकॉज आप सभी एजुकेटेड पीपल हैं, काफ़ी ज़्यादा अवेयर हैं। तो ऐसे में लोगों के साथ भी अवेयरनेस फैलाएं। तो आज का जो लाइव है वो बहुत ही मीनिंगफुल रहा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा। आप लोगों ने लाइव के दौरान कई सारे इन्फॉर्मेशंस भी ऐड किए, साथ ही साथ कई फैक्ट्स भी ऐड किए, विच वाज रियली मीनिंगफुल, इन्फॉर्मेटिव। सो थैंक यू सो मच गाइस, आज का लाइव बहुत ही मस्त रहा, बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा। आप लोग जल्द मिलिए मेरे साथ, नेक्स्ट लाइव में जुड़िए और फिर हम बहुत सारी बातें करेंगे उसमें भी। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बिंदास रहे और बिंदास भारत को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपनी होस्ट और दोस्त यानी कि स्निग्धा को कहें अलविदा, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में। टेक केयर, बाय बाय।